शुरू करते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने हैं और इस क्वेश्चंस को हम सिर्फ सॉल्व ही नहीं करेंगे, जबकि इससे संबंधित पूरे मैटर्स को हम समझने की कोशिश भी करेंगे। क्वेश्चन है, देखिए आपका सिलेबस में हिस्ट्री में आप जाएंगे तो उसमें कल्चर है, कल्चर के बाद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1857 से है। तो हमने शुरुआत 1857 से ही की है, ताकि आप लगा एक तरफ से आपके लिए जो क्वेश्चंस और उसका एक्सप्लेनेशन है वो आपको मिलता रहे, और प्रिपरेशन का जो रिवीजन का हमारा मोटो है वो भी पूरी तरीके से अचीव हो। 1857 की क्रांति में जो तात्कालिक कारण थे, देखिए ये एक वर्ड यूज किया गया है तात्कालिक कारण। इसका मतलब 1857 या 1857 की क्रांति के कुछ और भी कारक होंगे जो तात्कालिक नहीं रहे होंगे, लेकिन तात्कालिक या जिसे हम चिंगारी के रूप में कह सकते हैं वो कारण थी क्या? जो एक राइफल थी, उस राइफल का नाम क्या था? तात्कालिक कारण। ध्यान दीजिएगा, दिसंबर 1856 में यह निर्णय लिया गया कि जो ब्राउन बेस, इसके पहले ब्राउन बेस राइफल यूज की जाती थी, लेकिन दिसंबर 1856 में यह निर्णय लिया गया कि अब जो राइफल होगी वो कौन सी होगी? वो न्यू इनफील्ड राइफल होगी। न्यू इनफील्ड राइफल, यानी पहला निर्णय क्या लिया गया कि अब ब्राउन बेस को हटाया जाएगा और न्यू इनफील्ड राइफल को अब सेना में लाया जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर तो ये हुआ, लेकिन इस बात को जो डिसीजन लिया गया वो दिसंबर 1856 में लिया गया था, और यह समझा गया कि दमदम, 3 जगह, दमदम ये कोलकाता यानी बंगाल में था, दमदम, सियालकोट और अंबाला, इन 3 जगहों पर इस राइफल का परीक्षण करने की बात थी। कहां पर? दमदम, सियालकोट और अंबाला में। लेकिन तभी जनवरी 1857 में एक अफवाह फैली, और यह अफवाह फैली कि इस न्यू इनफील्ड राइफल में जो कारतूस यूज हो रहे हैं उन कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिलाई गई है। ध्यान देंगे, गाय और सुअर की चर्बी का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसे कुछ लोग सही मानते हैं, कुछ लोग गलत मानते हैं, लेकिन ये क्लियर है कि जो इसमें ग्रीस यूज हुई थी, अगर गाय और सुअर की चर्बी मिलाई कहा जाएगी, गोली है, कारतूस है, तो उसमें एक ग्रीस यूज हो रही थी, जिस ग्रीस को बनाने में गाय और सुअर की चर्बी का कॉन्सेप्ट पहली बार अफवाह के रूप में फैला। और कब फैला? ये जनवरी में फैला। तो 23 जनवरी को पहली बार दमदम में, कब? 23 जनवरी को दमदम में सैनिकों ने कारतूस को यूज करने से मना कर दिया, और पहली बार जनवरी में ही 23 तारीख को दमदम में मना किया, और 26 जनवरी को कहां पर? बैरकपुर में मना कर दिया। 26 जनवरी को बैरकपुर में, यानी बैरकपुर की जो स्टार्टिंग आपको 29 मार्च को होती है, वो 29 मार्च से पहले 26 जनवरी को वहां सैनिक मना कर चुके थे। लेकिन 29 मार्च 1857 की वो जो डेट थी, उसमें 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का जो जवान मंगल पांडे था, उसने अपने जो अधिकारी थे उन पर गोली चलाई, और मेजर सार्जेंट और ह्यूरसन वहां पर शहीद हो गए, यानी मर गए, शहीद नहीं कह सकते, मारे गए। तो मंगल पांडे ने ह्यूरसन और मेजर सार्जेंट दोनों को गोली मार दी। और तब बैरकपुर कब शुरू होता है? कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बैरकपुर है वहां पर सैनिकों ने कारतूस को यूज करने से 26 जनवरी को ही मना कर दिया था, 1857 को, लेकिन बैरकपुर की जो घटना हुई वो 29 मार्च को होती है। तो इस तरीके से न्यू इनफील्ड राइफल के संबंध में पहला सशस्त्र विद्रोह जो हुआ 29 मार्च को बैरकपुर में होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये डेट्स जो है ना, ये सीक्वेंस है, यानी आप एकदम स्टार्ट से अपनी प्रिपरेशन को रिवाइज कर रहे हैं। दिसंबर 1856 जब ब्राउन बेस को कैंसिल किया गया और न्यू इनफील्ड को पहली बार ला जाने की कोशिश की। अच्छा, जब ये विद्रोह हुआ तो उसमें भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, ये याद रखेंगे। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर जब विद्रोह हुआ तो उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और इंग्लैंड का पीएम थे पामरस्टन, इंग्लैंड के पीएम पामरस्टन थे, और लॉर्ड कैनिंग भारत में गवर्नर जनरल थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
फिर कह रहा है 29 मार्च को पहले विद्रोह, देखिए पहला विद्रोह यहां पे क्लियर हो गया कि पहला विद्रोह कब हुआ, 29 मार्च को विद्रोह का कार्यस्थल बैरकपुर, यानी 29 मार्च को कहां पर था, बैरकपुर। और बैरकपुर में कौन था, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। अच्छा, ये जो बैरकपुर क्षेत्र है ना, ये कोलकाता से थोड़ी दूर पे है, 20-22 किलोमीटर दूर पर है कोलकाता से, और बड़ा हुगली नदी के किनारे पर है। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने पहली जो अपनी छावनी, जिसे कह सकते हैं हम कि जो सैन्य छावनी बनाने की शुरुआत की, वो यही बैरकपुर से की, क्योंकि ये एकदम वैसे ही था जैसे ब्रिटिश क्षेत्र में टेम्स के किनारे पर कहीं पर सैनिक छावनी बनाना होती, इसीलिए उनके लिए बैरकपुर जो प्लेस था वो सबसे यूटिलाइज्ड प्लेस था, इसलिए उन्होंने बैरकपुर में बनाया। और ये कहां पर है, ये बंगाल में। तो बैरकपुर में बंगाल में 29 मार्च को पहला विद्रोह होता है, जब 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा इसलिए मैं कई बार मैंने इसका नाम लिया कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री ने क्या किया, वहां के जवान मंगल पांडे ने क्या किया, गोली चला दी। उसके बाद अच्छा, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में जब मंगल पांडे ने 29 मार्च को विद्रोह किया, फिर एक और विद्रोह होता है, यह बैरकपुर में हुआ। फिर एक और विद्रोह होता है जब घुड़सवार सेना विद्रोह कर देती है, और वो घुड़सवार सेना 24 अप्रैल को विद्रोह करती है, कहां पर, मेरठ में। 29 मार्च को कहां पर होता है, बैरकपुर में, ठीक। उसके बाद घुड़सवार सेना का विद्रोह, कभी कभी विद्रोह और मैच वर्ड का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो घुड़सवार सेना का विद्रोह कब हुआ, 24 अप्रैल को होता है, और यह कहां होता है, मेरठ में, जहां से 1857 की क्रांति का मुख्य, या जिसे कह सकते हैं मेन विंग जो शुरू हुआ, वो कब होता है, ये मेरठ से ही होता है। तो 24 अप्रैल को मेरठ में जो स्थिति मेरठ की 10 मई और 9 मई को हुई थी, वो पहले 24 अप्रैल, ठीक जैसे बैरकपुर 29 मार्च को हुआ, तो 29 मार्च से पहले ही बैरकपुर में जनवरी 26 को ही वहां पर सैनिकों ने मना कर दिया था कि हम ये कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ठीक वैसे ही यहां पर मेरठ में भी 24 अप्रैल को घुड़सवार सेना ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। लेकिन फिर स्थिति कब बनी, मेरठ में स्थिति बनी 9 मई को। तो बैरकपुर कहां पर है, बंगाल में, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, हुगली नदी किनारे पर है, कभी यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो है हुगली रिवर के किनारे पर। अब देखिए वो डेट है 10 मई, एकदम ये डेट क्लियर करेंगे कि 10 मई को क्रांति का प्रारंभ किस रेजिमेंट द्वारा किया गया। ये बहुत ज्यादातर कौन चर्चा में रहता है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रहती है, जो मंगल पांडे का था। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 मई को जब मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ, तो कौन सी रेजिमेंट थी, ये थी 3rd कैवेलरी रेजिमेंट, यानी मेरठ में 3rd कैवेलरी रेजिमेंट ने क्या किया, विद्रोह प्रारंभ किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक ज्यादा बार ये पूछा नहीं गया है। ये तो पूछा जाता है मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के, तो 34 नेटिव इन्फेंट्री बहुत चर्चा में है। लेकिन 10 मई को जब विद्रोह होता है तो कौन सी थी, कैवेलरी रेजिमेंट थी। अच्छा, विद्रोह कहां शुरू हुआ, मेरठ में शुरू होता है। कब शुरू होता है, 10 मई को। कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो 10 मई को विद्रोह हुआ, इसके पहले घुड़सवार सेना ने 24 अप्रैल को विद्रोह कर दिया था, तो लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनमें उनको सजा भी दी गई। लेकिन फिर 10 मई को 3री कैवेलरी रेजिमेंट ने, यानी लगभग पूरी सेना ने मेरठ में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक, अब 10 मई को मेरठ में विद्रोह होता है, वहां पे 2200 सैनिक थे। कौन से, यूरोपीय, 2200 यूरोपीय सैनिक थे। सोचिए, भारतीय कैवेलरी रेजिमेंट ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, और सैनिक कौन थे, 2200 थे। और यहां पर था उस समय सैन्य अधिकारी जनरल हैवियट। अब 2200 सैनिक उसके पास हैं, जनरल हैविट भी है। अब वो चाहता तो विद्रोह रोकने की कोशिश करता, लेकिन वो जो 3rd कैवेलरी रेजिमेंट का विद्रोह था, उसके सामने वो 2200 जो सैनिक थे वो कुछ भी नहीं थे। इसलिए उसने क्या किया, थोड़ा प्रतिरोध किया, फिर कुछ भी प्रतिरोध नहीं किया। तो 3rd कैवेलरी रेजिमेंट ने जनरल हैवियट के विरुद्ध, वहां जनरल हैवियट था और 2200 यूरोपीय सैनिक थे, उसके विरुद्ध 10 मई को विद्रोह कर दिया। जो बात
दिसंबर 1856 से शुरू होती है, जो ब्राउन बेस। अच्छा, ये सैन्य विद्रोह क्या था? ये एकदम तत्कालिक कारण था, इसके पहले भी बहुत सारे कारक थे। हम लगातार ठाकुर की क्रांति क्वेश्चन को करते जाएंगे और समझते जाएंगे। ये जो पेपर होगा, ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें सबसे 4-4 5-5 क्वेश्चन हमने लिए हैं, और इसी सीक्वेंस से आगे, जैसे आज जहां पर ये खत्म होगा हिस्ट्री वाला सेक्शन, फिर कल जो सेक्शन होगा वो हिस्ट्री वहीं से आगे, राइट? तो कोई पॉइंट मिस नहीं होगा आपका। फिर आगे देखते हैं, मेरठ में जब 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ, किस दिन हुआ? 10 मई। और कहां हुआ? 3rd कैवेलरी रेजिमेंट में हुआ। तो वहां सैन्य अधिकारी कौन था? अभी हमने कहा कि जनरल हैबिट था वहां पर, और उसके साथ कितनी? 2200 यूरोपियन कौन थे? सैनिक भी थे, लेकिन उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। क्लियर? अब 10 मई हो चुका है, 10 मई को जो विद्रोह है वो मेरठ में हो चुका है, मेरठ से आगे बढ़ चुका है। अब इसके बाद 11 और 12 मई की स्थिति आएगी, जो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। चलिए अब देखिए, यहां पर अब ये हिस्ट्री का सेक्शन था, मॉडर्न हिस्ट्री या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अब ज्योग्राफी का सेक्शन आ गया। ये भी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और यूनिवर्स आपका सेक्शन में है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के फर्स्ट चैप्टर से हमने शुरुआत की है, एकदम बेसिक क्वेश्चन से। भारत में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा राज्य इंडिया में इस समय 28 स्टेट्स, ये भी याद रखिएगा, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी है इस समय भारत में। कुल कितना है? 36, ये ध्यान रखेंगे। टोटल 36 है, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब इसमें कभी कभी ये क्वेश्चन लगाने के लिए आता है कि सबसे बड़ा या सबसे छोटा कौन है। तो हमने यहां देखिए क्वेश्चन के, भारत में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा राज्य। तो अगर छोटे राज्य की हम कल्पना करेंगे, सबसे छोटा राज्य जो है वो है गोवा। गोवा सबसे छोटा, यानी 28वां सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। और 27वां राज्य कौन होगा? सिक्किम। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देता है, निम्न में से सबसे छोटा राज्य कौन है? तो उसमें आपको जरूरी नहीं कि हमेशा गोवा ही दे, उसमें आपको सिक्किम भी दे सकता है, राइट? तो सिक्किम, फिर नंबर 6 पे त्रिपुरा, और 25 पे नागालैंड। तो ये क्रम हो सकता है। फिर बड़ों का भी क्रम देख लें। सबसे बड़ा जो स्टेट है, बिगेस्ट जो है, वो है राजस्थान अकॉर्डिंग टू एरिया। उसके बाद राजस्थान, फिर एमपी नंबर 3 पे, महाराष्ट्र 4 पे, यूपी, फिर नंबर 5 पे आता है गुजरात का नंबर, ये याद रखेंगे। ठीक है, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, फिर गुजरात। अगर गुजरात के आगे ही पूछेगा तो कर्नाटका आप कह सकते हैं। क्लियर? सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी जो है वो कौन है? वो लद्दाख है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के कितने राज्यों की सीमा चीन के साथ लगी है? देखिए इस क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखिएगा। कह रहा है राज्य, कितने राज्यों की सीमा चीन से लगी है? ध्यान देंगे, अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रह गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में टूट चुका है। तो अगर ये ऐसा क्वेश्चन आए कि सबसे कौन से स्टेट की सीमा लगी हुई है चीन से, तो इसमें स्टेट का ध्यान रखेंगे कि स्टेट है या नहीं है। स्टेट है या नहीं है, यह ध्यान रखने वाली बात है। अब चाइना है, ये पूरा यहां का पार्ट क्या हो गया? ये लद्दाख का पार्ट हो गया। ठीक, ये कौन सा पार्ट है? ये लद्दाख का पार्ट है। तो इसलिए अब ये क्या है? ये यूनियन टेरिटरी हो गया है लद्दाख। अब यहां के से जो पार्ट है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, तो एक स्टेट हो गया हिमाचल प्रदेश। फिर दूसरा
उत्तराखंड, तीसरा सिक्किम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो लद्दाख तो अब यूनियन टेरिटरी हो गया है, अब वो स्टेट नहीं रह गया है। अगर इसी क्वेश्चन में राज्य प्लस यूनियन टेरिटरी देता तो हम लद्दाख को ऐड कर लेते, लेकिन चूंकि यहां क्या ऐड कर रहा है, यहां कह रहा है सिर्फ स्टेट, तो हिमाचल प्रदेश 1, यूके 2, सिक्किम 3, अरुणाचल प्रदेश 4, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। इस तरीके से क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखिएगा कि राज्य कह रहा है या राज्य यूनियन टेरिटरी दोनों कह रहा है, यह ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, चलो। भारत में मानक समय रेखा, हर देश में मानक समय रेखा रहती है, जितना ही देशांतरीय विस्तार ज्यादा होगा, यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जिस स्टेट का, जिस कंट्री का ज्यादा होगा, उसमें स्टैंडर्ड टाइम जो होंगे वो ज्यादा होंगे। अब कह रहा है इंडिया में मानक समय किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये ध्यान रखने वाली बात होगी। तो सबसे पहले गुजरेगी ये यूपी से 82 डिग्री 30 मिनट। कहां से? यूपी। यूपी के बाद ये पहुंचती है एमपी में, एक तो है यूपी, फिर एमपी, और फिर ये पहुंचेगी छत्तीसगढ़, फिर थोड़ा सा पार्ट है किसका, ओडिशा, और लास्ट में आंध्र प्रदेश। तो कितने स्टेट हो गए? पहला है यूपी, दूसरा एमपी, थर्ड छत्तीसगढ़, फोर्थ ओडिशा एंड फिफ्थ आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से इंडिया की स्टैंडर्ड टाइमलाइन, जिसे हम 82 डिग्री 30 मिनट कहते हैं, जो विश्व की जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है उससे 5 घंटा 30 मिनट क्या है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है, 5 आवर 30 मिनट आगे है। कौन? इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लाइन, यूपी एमपी। अच्छा, उत्तर से दक्षिण का क्रम भी पूछ सकता है, तो पहले यूपी है, एमपी है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर ओडिशा है, और फिर आंध्र प्रदेश। निम्न में से कौन सा राज्य सबसे पश्चिम में स्थित है? देखिए, जब भी क्वेश्चन करिए तो ध्यान दीजिए, ये बेसिक्स क्वेश्चन, लेकिन एक अलग फॉर्म में हम इसलिए आपको प्रिपेयर करा रहे हैं कि आपकी स्टार्टिंग से प्रिपरेशन रहे। अब कह रहा है कौन सा राज्य सबसे पश्चिम में है, तो कौन सा राज्य सबसे पश्चिम में है, इसके जानने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, एक फिगर बनाना होगा। फिगर बनाने से कभी मत भागिए, जितना ही फिगर बनाएंगे और देखेंगे उतना ही आपके लिए ज्योग्राफी आसान हो जाएगी। इवन इसका यूज सिर्फ ज्योग्राफी का पेपर, मैप का यूज सिर्फ ज्योग्राफी में ही नहीं, दूसरे सब्जेक्ट्स में भी इजीली किया जा सकता है। कह रहा कौन सा स्टेट सबसे पश्चिम में है? सिक्किम। तो ये है सिक्किम। ऐसा मैं इसलिए आपको मैप में दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट जो नॉन ह्यूमैनिटीज के हैं, जिन्होंने ज्योग्राफी बहुत समय से नहीं पढ़ी है, उनको ये भूल जाता है कि पूरा पश्चिम क्या है। पहले उनको एक रिदम में लाने की जरूरत है। ये है सिक्किम। फिर है मेघालय। यहां पे देखिए है मेघालय, ये वही मेघालय है जहां पर चेरापूंजी है। फिर है मेघालय, ये है त्रिपुरा, ये है मिजोरम, और फिर यहां पर है मणिपुर। और फिर आगे पहुंचेंगे तो ये स्टेट कौन है? ये है नागालैंड। तो सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। तो सबसे वेस्ट में कौन हुआ? नागालैंड हुआ। जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हैं। अब देखिए यहां पर ये है अरुणाचल प्रदेश, और ये जो रीजन है ये क्या है? ये असम। तो अगर सबसे इनमें सबसे वेस्ट में है तो नागालैंड है, इनमें सबसे ईस्ट में है तो सिक्किम है, और अगर इनको भी ऐड कर लेता, सबसे वेस्ट कहता, तो अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? आगे बढ़ते सब। अब देखिए यहां पर ज्योग्राफी खत्म हुआ, अब पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
संविधान सभा ने उद्देशिका प्रस्ताव को कब स्वीकार किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? देखिए, पहला तो है कि जो 13 दिसंबर 1946 ये वो दिन था जब पंडित नेहरू ने क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो संविधान सभा के आगे रखा। डेट याद रखिएगा, 13 दिसंबर। फिर बहस चली उस पर और डेट आई 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 जब डेट आई, तब इस उद्देशिका जिसे हम कह सकते हैं, या जो बाद में भारत में प्रेम्बल के फॉर्म में आई, वो क्या हुआ, वो एक्सेप्ट हुआ। किसके द्वारा? वो संविधान सभा ने इसे अंगीकृत किया। संविधान सभा ने क्या किया? अंगीकृत किया या एक्सेप्ट किया। कब? तो वो डेट थी 22 जनवरी 1947। अच्छा, किसने उद्देश्य प्रस्ताव लाया था या किसने सदन के समक्ष रखा था? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो प्रियम्बल की स्टार्टिंग से हैं। कौन कौन? पहला तो 13 दिसंबर को लाया गया संविधान सभा के समक्ष। कौन लाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए। और किस दिन एक्सेप्ट किया गया संविधान सभा द्वारा? तो 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया। 3 पॉइंट्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों में से बारी बारी से क्वेश्चन घूम फिरा के पूछे जाते हैं। फिर देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अखंडता शब्द जोड़ा गया था। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे महत्वपूर्ण जो टर्न और ट्विस्ट आता है वो आता है 1973। कब आता है? 1973 में केशवानंद भारती। कब आता है? 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट, ये एक मामला आता है। कब आता है? 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट। इसमें विशेष भूमि अधिग्रहण का या भूमि सुधार से संबंधित 2 कानून लाए गए थे, जिस कानून के तहत ये किया जाना था कि जो मठों की संपत्ति है उनको सरकार अधिग्रहित कर ले। उसके खिलाफ केशवानंद भारती पहुंचते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट 703 पेजेस का जजमेंट देता है और केशवानंद भारती के पक्ष में देता है। खास बात बहुत यह है कि 13 सदस्यीय पीठ, अभी तक की बिगेस्ट या लार्जेस्ट कह सकते हैं, 13 सदस्यीय पीठ ने निर्णय अपना दिया और 7-6 के बहुमत से निर्णय दिया। यानी 7 जजेस जो थे वो केशवानंद भारती के पक्ष में थे। और उस समय सीजीआई थे MM सीकरी। उस समय कौन था सीजीआई? ये भी क्वेश्चन बनता है। सीजीआई कौन था? MM सीकरी थे जब केशवानंद भारती वाद आया। उसके बाद आता है 42वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसने एक नया फेस दिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दिया, प्रेम्बल को दिया। और यहीं से चेंज होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक में, चाहे संशोधन की बात करें या उसकी वास्तविकता और उसकी एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, या ये कहें कि प्रियम्बल कितना पावरफुल है, कहां कहां यूजेबल है, वो सब कब शुरू होता है? वो सब इसी केशवानंद भारती वाद के बाद शुरू होता है। और तब आता है 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसी 1976 में फिर हम प्रियम्बल में कुछ चेंज करते हैं, क्योंकि कहा गया कि ठीक है, प्रियम्बल आत्मा है, या कह सकते हैं भारतीय संविधान बनाने वाले लोगों का जो व्यू है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या गोल एम है, उसको दिखाने का काम है। लेकिन ये कहा गया कि ये वाद योग्य नहीं है, लेकिन इसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन चेंजेस ऐसे हों जो उसकी मूल या आत्मा के विरुद्ध ना हो। तो 3 वर्ड जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। देखिए, शब्द पे याद रखिएगा, शब्द कभी कभी चेंज कर देता है। कौन कौन? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन
1976, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए संविधान की उद्देशिका, क्योंकि आप जब अपना सिलेबस देखेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ उद्देशिका, तो हमने शुरुआत भी उद्देशिका से की। उद्देशिका में वर्णित न्याय शब्द का क्या अर्थ है? जो न्याय शब्द है एक्चुअली उसका अर्थ क्या है? तो न्याय शब्द का अर्थ है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। याद रखेंगे इसका अर्थ क्या है, सामाजिक भी है, आर्थिक भी है और राजनीतिक भी है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो भारत में कि प्रेम्बल में न्याय वर्ड है जिसका अर्थ है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये लिया कहां से गया है? तो ये रूस की क्रांति या रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है। कब से लिया गया है? रशियन रेवोल्यूशन या रूस की क्रांति 1917 जो था वहां से लिया गया है। कहां से लिया गया है? 1917 में रशिया की क्रांति से न्याय शब्द लिया गया है। तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि न्याय शब्द का अर्थ क्या है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है या पूछा जा सकता है कि अगर ये न्याय वर्ड है ये लिया कहां से गया है? तो ये रूस की क्रांति 1917 से लिया गया है। इसी में एक और शब्द आता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहां से लिए गए हैं? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये भी तो वर्ड है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये भी लिए गए हैं। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? ये फ्रेंच। तो ये दोनों बातें हमेशा याद रखेगा कि लिबर्टी, इक्वालिटी और तीसरा है फर्टर्निटी, ये कहां से लिया गया है? ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। ये ध्यान दीजिएगा, ये यहीं पे ये कंफ्यूजन होता है कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व कहां से? फ्रांसीसी क्रांति से। और जो न्याय शब्द से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की जो परिभाषा है वो रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है। दोनों में बेसिक डिफरेंस है और एग्जामिनेशन में पूछता है। ठीक है, रशियन क्रांति व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई। चलिए, उद्देशिका हमारे सपनों का और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ये कोटेशन, ये कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में कोटेशंस भी आते हैं या कथन पूछ ले जाते हैं। और कथन क्या है कि उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। कौन कहा था ये? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद या सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर? तो ये स्टेटमेंट था सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का। याद रखेंगे, ये हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। अब इसमें कभी कभी एक और वर्ड आता है, जैसे राजनैतिक जन्मपत्री किसे कहा था? किसने कहा था? राजनैतिक जन्मपत्री, राजनैतिक जन्मपत्री ये कहा था या कुंडली कहा था किसने? ये के.एम. मुंशी ने कहा था। किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा था। और पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? पवित्र दस्तावेज ये बी.आर. अंबेडकर ने कहा। तो तीन अभी याद रखिए कि विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, ये सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था, यानी ए के अय्यर ने कहा था। और दूसरा के.एम. मुंशी ने प्रेमबल को राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। और तीसरा जो वर्ड है वो ये है कि पवित्र दस्तावेज शब्द का यूज कौन किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। अब देखिए यहां पर फिर हम किस पे आ गए? हम थर्ड सेक्शन पे आ गए। ये किसका है? ये इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन। स्टार्टिंग हमने कहां से की थी? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से की थी, फिर हम ज्योग्राफी पे आए, फिर हम पॉलिटी पे आए और अब हम किस पे आ रहे हैं? ये हम इंडियन इकोनॉमी पे आ रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पे। और जब आप अपना सिलेबस देखेंगे तो उसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है भारत में जनगणना। तो हमने शुरुआत भी कहां की है? जनगणना से की है। क्वेश्चन देखिए, भारत में जनगणना का आधार क्या है? भारत में सेंसस होती है ना, जनगणना होती है, तो उसका आधार क्या है? बेस क्या है? क्या कुल जनसंख्या आधार है, या जनसंख्या संरचना आधार है, या जनसंख्या की प्रवृत्ति आधार है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भारत में जनगणना का जो आधार है वो संरचना है। भारत में जनगणना का आधार भारत की जनसंख्या की संरचना है। और जब हम ये वर्ड यूज करते हैं संरचना, तो इसका मतलब क्या होता है?
संरचना में ऐड ऑन है कुल संख्या से, कुल घनत्व से, कुल वृद्धि या जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति से। इसमें ऐड है लिंगानुपात, इसमें ऐड है ग्रामीण शहरी पॉपुलेशन, ठीक। इसी में जाति भी ऐड है, इसी में धर्म, भाषा, और ये संरचना का, जो संरचना का पार्ट है ना, उसमें जाति, धर्म, भाषा ये भी ऐड है, और यही सब व्यवसाय भी ऐड है, और यही सब जो आधार है वो किसका आधार है, वो संरचना का पार्ट है, और यही संरचना भारत में जनगणना की आधार है। तो ये भी क्वेश्चन कहीं बन सकता है कि आधार क्या है, वो है भारत की संरचना, और ये सभी बातें उसमें ऐड की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम आधुनिक जनगणना, कह रहा है सर्वप्रथम आधुनिक जनगणना किस देश में शुरू हुई, तो ये 1749 में स्वीडन में शुरू होती है। कहां शुरू होती है, स्वीडन, यूरोप का देश है, स्वीडन में शुरू होती है। तो ये याद रखिएगा, ये सिर्फ याद रखने की बात है। लेकिन पहली आधुनिक जनगणना 1749 में होती है, और कहां, स्वीडन में। याद रखिएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जाता है। अब देखिए यहां पर एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, निम्न में से असत्य कथन या कथनों का चयन करें। दो बातें लिखी हुई, निम्न में से असत्य कथन या कथनों, दोनों बातें हैं कि कितने कथन असत्य हैं। पहला है, भारत में पहली बार जनगणना 1972 में हुई है, तो एकदम गलत है, कुछ नहीं करना है। 1872 में पहली जनगणना शुरू होती है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। 1872 में पहली बार होती है जनगणना, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक। फिर भारत में पहली दशकीय जनगणना रिपन के समय में हुई, ये सही है। दशकीय जनगणना कब शुरू हुई, रिपन है, ये सही है, ये गलत है। भारत में पहली जनगणना रिपन के समय में हुई। देखिए पहली जनगणना 1872 में शुरू होती है, राइट, और तब पहली बार जनगणना दशकीय बाद से नहीं हुई थी कि 10 साल बाद जनगणना फिर होगी, नहीं, वो 1881 में आए जब सज्जन रिपन आए। रिपन को सज्जन रिपन कहा जाता है, कई सुधार उन्होंने किए, फैक्ट्री जैसे एक्ट लाए, तो उस समय उन्होंने दशकीय वृद्धि शुरू की। तो रिपन के समय में पहली जन हुई, और कब हुई, 1881 में, ये बिल्कुल सही। फिर कह रहा है 2011 की जनगणना में कुल कैसी है, 14वीं जनगणना है, नहीं, ये 15वीं जनगणना है। अगर लॉर्ड मेयो, 1872 में ना लॉर्ड मेयो था, तो लॉर्ड मेयो के काल की जो जनगणना है उसको ऐड कर लेंगे, तो ये चौथी जनगणना है, 15वीं जनगणना होगी, 14वीं जनगणना नहीं होगी, ये भी गलत हो गया। फिर 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं, बिल्कुल सही है, स्वतंत्र भारत की 7वीं है, ठीक। 51, 61, 71, 81, 91 और 2001, 2011, तो 7th है। तो इसमें दो कौन कौन से गलत हुए, पहला तो जो 1972 और 1872 मेयो का काल है, दशकीय जनगणना 1851 में रिपन के टाइम में शुरू होती है, यह भी सही है। और फिर क्या है कि ये 14वीं की जगह 15वीं जनगणना है, जब हम मेयो की जनगणना को ऐड कर लेंगे तब। अगर दशकीय जनगणना पूछेगा कि ये चौथी दशकीय जनगणना है, तो दशकीय 14वीं, कुल जनगणना 15वीं और दशकीय जनगणना 14वीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना का नारा क्या था, नारा वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, याद रखिएगा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये 2011 की जनगणना का नारा वाक्य था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। अब हमने इंडियन इकोनॉमी खत्म किया, अब देखिए ये करंट अफेयर्स। अब ये सेक्शन किसका आ गया, करंट अफेयर्स का सेक्शन आ गया, क्लियर। तो पहले इंडियन हिस्ट्री से शुरू किया, फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसके बाद फिर हम आए इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी पे, फिर इंडियन इकोनॉमी पे, और अब किस पे आए हम, करंट अफेयर्स पे। तो ऐसे ही हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे, और जहां पे आज का सेशन खत्म होगा
वो सेक्शन फिर वहीं से स्टार्ट होंगे, ऐसा नहीं फिर रैंडम कहीं से भी उड़ गए, कहीं से नहीं होगा, एक सीक्वेंस में होगा। तो आप चाहें तो इसके शॉर्ट नोट बना सकते हैं, लगातार देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एक अभियान है दीदी अभियान। उत्तर प्रदेश में कौन सा अभियान है? दीदी अभियान। किस जिले से शुरू किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए दीदी अभियान से पहले हम आते हैं, एक भारत सरकार के महिला बाल विकास मंत्रालय ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है मिशन शक्ति। वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के मिशन शक्ति शुरू किया गया है और इसी मिशन शक्ति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में दीदी अभियान प्रारंभ किया गया। ध्यान रखेंगे, पहले क्या आया? मिशन शक्ति आया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2022 में शुरू किया, राइट। और उसी मिशन शक्ति के अंतर्गत कौन आया? यूपी में दीदी अभियान। देखिए ये करंट अफेयर्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और अगर यूपी का एग्जाम है उसमें यूपी के टर्म भी पूछ सकता है, तो इस दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1 अप्रैल 2022 मिशन शक्ति भी पूछ सकता है, महत्वपूर्ण है, भारत सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। तो 1 अप्रैल 2022 ये जो 15वां वित्त आयोग है ना, उसी वित्त आयोग के टर्म के बीच का ये मिशन शक्ति है। चलिए आगे करते हैं। अब आते हैं जो टर्म है, तो दीदी अभियान जो है ये गौतम बुद्ध नगर की पुलिस ने, किसने शुरू किया? गौतम बुद्ध नगर की पुलिस ने। और किसके लिए? महिला सुरक्षा के लिए। और महिला सुरक्षा के लिए इसके अतिरिक्त महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उन अपराधों में कमी लाना। और तीसरा एक और उद्देश्य है, जो सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में भी पूर्ण लाभ महिलाओं को प्रदान करना। तो तीसरा क्या हो गया? महिलाओं को पूर्ण लाभ प्रदान करना। किसका? सरकारी लाभों का या सरकारी योजनाओं का। तो कहां शुरू किया गया? गौतम बुद्ध नगर की पुलिस ने शुरू किया। ध्यान रखेंगे, ठीक। और कब शुरू किया ये भी इंपॉर्टेंट है, 22 जून को शुरू किया, 22 जून 2023 दीदी अभियान। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। देखिए जब भी कभी कोई डेटा पढ़िए तो वो जो बॉडी रिलीज करती है उसी का डेटा पढ़िए। तो उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी में सर्वाधिक प्रदूषण किस जिले में है? तो उत्तर देख के आपको पहले ही कानपुर लगेगा कि गंगा नदी में सबसे ज्यादा जो प्रदूषण है वो कानपुर नगर में या कानपुर में ही है, होना भी चाहिए, सबसे ज्यादा कारखाने वहीं पर हैं। फिर इसके अलावा ये तो एक आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये भी क्वेश्चन वहां पे रिलीज किया, ये भी जो टर्म है वो बताया गया है उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कि कुछ और नदियों के बारे में बताया गया है। लेकिन मैंने जो मुख्य नदियां हैं यमुना और हिंडन, ये भी प्रदूषित हैं, यमुना और हिंडन। तो यमुना सबसे ज्यादा प्रदूषित कहां पर है? वो है औरैया, नहीं सॉरी आगरा। ये आगरा के पास सबसे ज्यादा प्रदूषित है। और आगरा से बढ़े हमीरपुर। तो यमुना कहां सबसे ज्यादा प्रदूषित है? आगरा से लेकर हमीरपुर तक। और गंगा सबसे ज्यादा प्रदूषित कहां पर है? कानपुर में। इसके अलावा आता है हिंडन सहारनपुर से लेकर नोएडा तक बहुत प्रदूषित है। हिंडन कहां से लेकर के? सहारनपुर से नोएडा। और यमुना आगरा से लेकर के हमीरपुर तक। और गंगा कानपुर में सर्वाधिक प्रदूषित। ये कौन कह रहा है? ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तर प्रदेश कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट। अच्छा, ये रेस्टोरेंट के अलावा हेरिटेज प्लेस भी है। तो उत्तर प्रदेश का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट, जिसमें जो रेल कोच रेस्टोरेंट तो है ही, साथ में वो
हेरिटेज होने की भी स्थिति रखता है, उसे ऐसा है बनाया ही जा रहा है, अभी बनाया जा रहा है। ठीक, अब ये कितना एरिया में है? ये लगभग 2200 मीटर स्क्वायर एरिया में है। कहां पर? 2200 मीटर स्क्वायर एरिया में। और ऑप्शन आपके हैं सहारनपुर, आगरा, बुलंदशहर, अयोध्या। तो ये आगरा का जो कैंट रेलवे स्टेशन है, आगरा का कैंट रेलवे स्टेशन है, ये वहां पर स्टैब्लिश किया जा रहा है। और ये यूपी के साथ उत्तर मध्य रेलवे यानी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का, एनसीआर का क्या है? ये फर्स्ट रेल कोच रेस्टोरेंट और हेरिटेज प्लेस है जो कहां पर बनाया जा रहा है? वो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के पास बनाया जा रहा है। और खास बात है कि ये यूपी का भी और उत्तर मध्य रेलवे का भी पहला रेल कोच रेस्टोरेंट और हेरिटेज पार्क बनाया जा रहा है। तो अच्छा, ये 2200 नहीं है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये 2000 मीटर, 2000 स्क्वायर मीटर एरिया में बनाया जा रहा है, आगरा कैंट के पास। लास्ट क्वेश्चन आते हैं। उत्तर प्रदेश की नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की गई है, इस योजना की लागत क्या है? देखिए, अब खाली अगर पूछ ले नंद बाबा योजना, तो नंद बाबा योजना किसके लिए है? दुग्ध मिशन के लिए। किसके लिए है? दुग्ध मिशन के लिए। ध्यान दीजिएगा। और कितना लागत से है? 1000 करोड़ की लागत से है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना 1000 करोड़ है, बहुत ध्यान दीजिएगा। पहला तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 1000 करोड़ है। दूसरा, कब शुरू की गई? तो 6 जून 2023। अब उद्देश्य क्या है इसके? देखिए, जब भी कभी स्कीम पूछी जाती है तो पहला चीज पूछा गया कि कितनी लागत? 1000 करोड़। कब शुरू किया गया? 6 जून 2023 को शुरू किया गया। अब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि जो दुग्ध उत्पादक हैं, उनकी जो दुग्ध उत्पादन और उसके विक्रय की स्थिति है, उसको सहकारिता से जोड़ना और दुग्ध उत्पादकों के दूध का विक्रय कहां करना? उसी गांव में सुनिश्चित कराना। ठीक है, दूध बेचने की जो सुविधा है वो उसी गांव में कराना, और दुग्ध उत्पादकों या जो डेयरी चलाने वाले हैं, उनको उनके दुग्ध का विक्रय या दुग्ध का उत्पादन और विक्रय, इसको सहकारी समितियों के माध्यम से और सहकारी समितियों के मोड में करने की स्थिति, और गांव में ही दूध बिक जाए, इस तरह की प्रेजेंटेशन के लिए क्या बनाया गया है? नंद बाबा दुग्ध मिशन। ठीक, तो ये आज की क्लास के क्वेश्चन थे।